प्रबुद्ध उपासक उपासिकाओं, आज का विषय है सामाजिक आयोजनों में हमारी भूमिका। यह विषय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि हम सब लोग सामाजिक हैं और समाज में निरंतर किसी न किसी विषय पर आयोजन होते रहते हैं। उस आयोजनों में हमारी भूमिका रहती है। उस भूमिका के क्या अर्थ हैं, उस भूमिका के क्या मायने हैं, हमें किस प्रकार से अपने दायित्व निभाने चाहिए, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। वर्ष 2024 खत्म होने वाला है। अब दिसंबर 24 हो चुकी है। 5-6 दिन शेष बचे हैं और जो ही नया वर्ष शुरू होगा 1 जनवरी से ही सामाजिक आयोजन फिर शुरू हो जाएंगे। जैसा हम जानते हैं कि 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव का शौर्य दिवस है। शौर्य दिवस पर भी इस समय बड़े पैमाने पर आयोजन होने लगे हैं। शौर्य दिवस का महत्व क्या है, कौन से शौर्य की गाथा है, इस पर चर्चा भी होंगी। उसके बाद 3 जनवरी को राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की जयंती है। हम 3 जनवरी को फिर जयंती पर चर्चा करेंगे। फिर गणतंत्र दिवस भी आता है। फरवरी के महीने में गुरु रविदास जयंती, मार्च के महीने में माननीय साहब काशीराम जी का जन्मोत्सव, अप्रैल में बाबा साहब का जन्मदिन और मई में बुद्ध पूर्णिमा। ये हमारे सामाजिक आंदोलन है। इसके अलावा और भी बहुत सारे अवसर आएंगे बीच में जो किसी न किसी रूप में हम सेलिब्रेट करते हैं, उसमें हमारी कोई भूमिका रहती है। तो इस विषय पर मैं इसलिए बात रख रहा हूं, विषय बहुत गंभीर है और हम इतने गंभीर नहीं हैं। जैसे प्राय देखा जाता है कि जब भी कोई सामाजिक आयोजन होता है, जैसे बाबा साहब की जयंती है, बुद्ध पूर्णिमा है, या किसी भी महापुरुष की जयंती का हम जिक्र करें, तो उसमें एक समाज का एक विशेष वर्ग है, कुछ लोग होते हैं जो कार्यक्रमों को आयोजित करते हैं। कार्यक्रम के आयोजन के लिए वो तमाम जिम्मेदारियों को वहन करते हैं। जो कार्यक्रम कर रहा है उस व्यक्ति का अपना एक विजन है, उस समूह का अपना एक विजन है और विजन के साथ एक उद्देश्य जुड़ा होता है। चूंकि आयोजन सामाजिक होता है, इसलिए समाज की सहभागिता से ही संपन्न हो पाता है। यह सहभागिता के 2 अर्थ हैं। एक तो आयोजन में होने वाले धन के खर्च के लिए व्यवस्था में हाथ बटाना, दूसरा है उस आयोजन में शामिल होना। जब हम धन की बात करते हैं तो चूंकि एक लंबे अनुभव के बाद हम भी इस दौर से गुजरे हैं, जब भी कोई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है सबसे पहली आवश्यकता धन की ही होती है। अगर हम 1000 लोगों को अपने सामने देखते हैं तो मुश्किल से 100 लोगों तक ही जाने की योजना बन पाती है।
और जब 100 लोगों तक जाते हैं उसमें से 50 लोग ही मिल पाते हैं और 50 में से कुछ मनोबल तोड़ने का काम करते हैं तो कुछ मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। कुछ बड़े उदासीन होते हैं, कुछ बहुत सक्रिय नजर आते हैं। इस सारे दौर से गुजरते हुए व्यक्ति का जो आयोजन करता है बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभवों से गुजरता है और उन अनुभवों से निराशा ज्यादा हाथ लगती है। कार्यक्रम खत्म होने के बाद अनेकों प्रकार के आरोप भी आयोजनकर्ताओं पर मढ़ा जाता है। जब आयोजनकर्ता पर आरोप लगा दिए जाते हैं तो आयोजकों के उत्साह में बड़े पैमाने पर कमी आने लगती है। नहीं, बंद करो। बड़े पैमाने पर कमजोरी नजर आने लगती है और उसका परिणाम यह रहता है धीरे धीरे आयोजन करने वाले निराश होने लगते हैं। उपस्थिति को लेकर के भी समाज में बड़ी उदासीनता रहती है। आप सोच के देखिए, जो आदमी, जो व्यक्ति, जो समूह आयोजन करता है वो हमें निमंत्रण देने आता है, अपना समय लगाता है, साधन लगाता है, हमें अवसर प्रदान करता है कि हम उसमें शामिल हों, हमारे लिए बैठने की व्यवस्था करता है, हमारे लिए खाने की व्यवस्था करता है, सम्मान के साथ बुलाता है। फिर भी अधिकांश लोग ये समझते हैं कि आयोजनकर्ता की कोई मजबूरी है कि वो हमें आमंत्रण दे रहा है। मैं यह जो बात रख रहा हूं उसके पीछे मेरा आशय यही है, हम थोड़ी से अपनी मनोदशा को बदलें। जब कोई व्यक्ति हमें किसी सामाजिक आयोजन में भागीदार बनाता है हमें खुशी होनी चाहिए कि उन्होंने मुझे इस लायक समझा और मुझे भागीदार बनने के लिए आमंत्रण दिया। हम यथा सामर्थ्य अपना सहयोग दें और उनके प्रति साधुवाद ज्ञापित करें कि आप धन्य हैं कि आप इतना समय निकाल पाते हैं, अपने घर परिवार के कामों के अलावा आप इतने सारे इस काम को भी कर रहे हैं। तो हमें उनको साधुवाद ज्ञापित करना चाहिए। साधुवाद ज्ञापित के साथ साथ उन्हें आर्थिक सहयोग भी देना चाहिए, क्योंकि वो जिस काम के लिए निकले हैं ये उनका काम नहीं है। वो एक आयोजक है, उस काम से समाज को लाभान्वित होना है, उस काम से हमें लाभान्वित होना है। हमारी भूमिका सिर्फ इतनी ही है कि हम वहां जाकर के बैठ जाएं, बात को सुने और इसके साथ उन्हें सहयोग करें। जब हम सहयोग इस भावना के साथ करते हैं कि जिम्मेदारी तो मेरी भी थी, मैं आयोजन करता होता, क्योंकि मैं आयोजन करता नहीं हूं इसलिए मुझे सहभागी बनना ही चाहिए, हमें बिना मांगे भी सहयोग करना चाहिए। दूसरा, हमें जाना भी चाहिए, एक अच्छा श्रोता बनना चाहिए। अच्छा श्रोता बनने का लाभ क्या है? हम बिना ज्यादा प्रयास किए बहुत कुछ जानकारी हासिल करते हैं। एक अच्छा वक्ता जब आता है तो बहुत अध्ययन करके आता है, एक लंबा उसका अनुभव भी रहता है, उस विषय पर उसकी पुरानी जानकारियां भी होती हैं। जितनी भी देर कोई वक्ता बोलता है वो अपने जीवन के अनुभवों के साथ महापुरुषों के जीवन की
महत्वपूर्ण घटनाओं पर प्रकाश डालता है। अगर हमने पढ़ा है तो हम ठीक से समझ जाएंगे, और यदि हमने नहीं पढ़ा है तो फिर हम बिना पढ़े भी समझने के लिए हमें अवसर मिलेगा। तो यह हमारे कल्याण के लिए है, और हमें वहां से आते समय भी आयोजकों को साधुवाद ज्ञापित करना चाहिए, कहना चाहिए कि आपने जो कार्यक्रम किया बहुत ही शिक्षाप्रद था, बहुत ही उपयोगी था, मुझे बहुत लाभ हुआ, मैंने बहुत कुछ सीखा। आपके द्वारा वक्ताओं का जो चयन किया गया वो भी बहुत अच्छा था। यानी कि हमें जो अच्छा लगा हम उसके लिए धन्यवाद जरूर ज्ञापित करें। जो अच्छा नहीं लगा उसके लिए शालीनता के साथ, विनम्रता के साथ सुझाव भी दे दें। दोनों ही बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। हमने सीखा उसके लिए धन्यवाद दिया, जो अच्छा नहीं लगा उसके लिए सुझाव दिया। ये दोनों बातें बताती हैं कि हम कितने सामाजिक हैं, समाज के प्रति हमारा कैसा मनोभाव है, समाज के प्रति हमारा दायित्व कैसा है। तो इस प्रकार से हमें अपनी भागीदारी रखनी चाहिए। ये बात इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि अभी जो हम देख रहे हैं बाबा साहब के किए गए कामों के बाद, बाबा साहब के प्रयासों के बाद सबसे ज्यादा आयोजन जो होते हैं देश में वो बाबा साहब की जयंती के कार्यक्रम होते हैं। इसका प्रभाव इतना व्यापक पड़ा। हम देखते कि अधिकांश लोग पढ़े लिखे नहीं होते, या शिक्षित होते भी हैं तो भी वे बाबा साहब को नहीं जानते हैं, पढ़े लिखे नहीं होते हैं। लेकिन सामाजिक आयोजनों के माध्यम से आम जनमानस को भी हमारे महापुरुषों के बारे में जानने का पूरा अवसर मिलता है। आम व्यक्ति अध्ययन करता नहीं होता, आम व्यक्ति के पास पुस्तकें नहीं होती, आम व्यक्ति के पास समय भी नहीं होता, लेकिन उस विशेष आयोजन में जो वक्ता आया है उसका अध्ययन भी है, अनुभव भी है, जिज्ञासा भी है, और कुछ देना चाहता है। तो मैं जो इस बात पर महत्व इसलिए दे रहा हूं कि पूरे देश भर में, विदेशों में भी जो बाबा साहब का विचार बढ़ा है उसमें एक भूमिका सामाजिक आयोजनों की भी है। हमने पहली बार अपने गांव में बाबा साहब की जयंती मनाई, जैसी समझ थी उसी अनुसार मनाई। 13 अप्रैल की रात को गीत संगीत का कार्यक्रम भी होता था, फिर 14 अप्रैल को भी गीत संगीत का कार्यक्रम होता था। हमने रात को जयंती मनाना शुरू किया। उसका प्रभाव ये रहा कि गांव में दूसरे लोग भी, जिनका बाबा साहब से कोई सरोकार नहीं था, वे भी हमसे पूछा करते थे कि आपकी 14 अप्रैल कब आएगी, 14 अप्रैल कब आएगी। उन्हें यह भी नहीं एहसास होता था कि 14 अप्रैल को ही आएगी, लेकिन पूछा करते थे कि तुम्हारी 14 अप्रैल कब आएगी। क्योंकि 14 अप्रैल को जो उत्सव होता था, गीत संगीत का कार्यक्रम होता था, जो वहां अच्छे कुशल वक्ता आते थे, तो सबको आकर्षण देता था। उस बात से मैंने सीखा, जिन लोगों का बाबा साहब से सरोकार नहीं था वो भी आते थे, सुनते थे, देखते थे। हमें जो जानकारियां मिली ये पढ़ने से तो बाद में मिली है, अधिकांश जानकारियां तो आयोजनों के माध्यम से मिली है। अधिकांश लोग पढ़ते नहीं हैं, लेकिन आयोजनों के माध्यम से हम बहुत कुछ जान जाते हैं। तो ये पहली बात है कि हम जो भी सामाजिक आयोजन है
उसको समाज के लिए करें। कुछ विसंगतियां भी पैदा हुई हैं, जैसे आयोजक जयंती तो बाबा साहब की मना रहे हैं, राजनेता को बुला करके मांग पत्र किसी और उद्देश्य का होता है। जब कोई राजनेता वीआईपी बन करके मुख्य अतिथि बन के आता है तो सारा सारा आयोजन उसकी ओर केंद्रित हो जाता है। बाबा साहब, उनका जीवन संघर्ष या किसी महापुरुष का जो हम जयंती मना रहे हैं उसका जीवन संघर्ष गौण हो जाता है। ये बड़ी विसंगति है। तो यह मैं एक बात कहना चाहूंगा, सामाजिक कार्यक्रमों में जरूरी नहीं कि आप किसी मुख्य अतिथि को बुलाएं, जरूरी नहीं कि आप राजनेता को बुलाएं, आवश्यक नहीं है कि आप एक ब्यूरोक्रेट को बुलाएं। सामाजिक आयोजनों में दो लोगों के लिए मुख्य रूप से उन्हें आमंत्रण देना चाहिए। एक तो जो स्कॉलर है, जो उन महापुरुषों के बारे में जानता है, एक अच्छा वक्ता है और वक्ता के साथ साथ समझ भी है, उसे आमंत्रण देना चाहिए। एक जो सामाजिक व्यक्ति है, लंबे समय से समाज में संघर्ष कर रहा है, उसके साथ जीवन का अनुभव है और वो उस महापुरुष के बारे में एक अच्छी समझ रखता है, हमें उसको बुलाना चाहिए। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है कि जो व्यक्ति संघर्षशील है, उसके अनुभव का जो जीवन रहा है, जब उसका अनुभव शब्दों के माध्यम से वक्तव्य का हिस्सा बन जाता है तो हम दूसरे व्यक्ति का जीवन का अनुभव सीख रहे हैं, जो हमें भी करने के बाद मिलता, लेकिन उसके अनुभव से हम सीख पाए हैं। दूसरा जो शिक्षाविद है, बहुत गंभीर अध्ययन के बाद अपनी बात कहता है, हम उसको जान पाते हैं। तो यहां मैं जो विशेष बात करना चाहता हूं ये है कि आयोजनकर्ता को चाहिए वो आयोजक का मकसद पहले तय करे और मकसद के साथ इस बात को भी सुनिश्चित करे जो मकसद है ये समाज का जो दबा कुचला व्यक्ति है उसके उत्थान के लिए, उसके कल्याण के लिए। इसलिए हमें आयोजन को सामाजिक हित का आयोजन बनाना चाहिए, राजनीतिकों के हित के लिए नहीं है, राजनीतिज्ञों के प्रशस्ति के लिए नहीं है या कुछ पाने की कामना से नहीं है। इन धार्मिक और सामाजिक आयोजनों का अर्थ तो यही है कि हम उन पुरानी बातों से बाहर निकलें और महापुरुषों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारियां बहुत ही सरलता के साथ रखें। अनुभवी व्यक्ति अपना अनुभव भी रखता है, विद्वान व्यक्ति अपनी जानकारियों को साझा करता है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है कि ऐसे आयोजनों का अगर आमंत्रण मिलता है और नहीं भी मिलता है, क्योंकि सामाजिक आयोजनों में आवश्यक नहीं है कि आपके पास निमंत्रण आए, किसी भी रूप में कोई सूचना आती है तो हमें उसको गंभीरता से लेकर के उसका हिस्सा बनना चाहिए। ये बात। दूसरी बात, हम जो आयोजन करते हैं, अधिकांश लोग करते हैं वो किसी मकसद के लिए करते हैं। हमारा भवन निर्माण हो जाएगा, कुछ ग्रांट मिल जाएगी, कुछ संबंध बन जाएंगे, कुछ नौकरी मिल जाएंगी। तो इस प्रकार के आयोजन नहीं होने चाहिए और जो लोग ऐसा करते हैं हमें उनका सहभागी नहीं बनना चाहिए। व्यक्तिगत मित्रता चाहे कैसी भी हो, किसी के साथ भी हो, लेकिन सामाजिकता के नाते जब हम बात करते हैं, सामाजिकता के नाते हमारे संबंध अच्छे ही होने चाहिए। इसके साथ साथ जैसे मैं उदाहरण के लिए बाबा साहब की जयंती की बात कर रहा हूं या सावित्रीबाई फुले या ज्योतिबा फुले की जयंती की बात करते हैं, हमें उनके ध्येय को, उनके मकसद को जनता के बीच में रखना चाहिए।
जैसे बाबा साहब या ज्योतिबा फुले की बात करें, उन्होंने जातिवाद के विरुद्ध बहुत बड़ा संघर्ष किया, और हम आयोजनों में महापुरुषों की जातियों का बखान करने लगते हैं तो उस महापुरुष का कद हम छोटा करने की कोशिश करते हैं, उस महापुरुष को हम सम्मान नहीं दे पाते हैं। तो ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जिस भी महापुरुष की हम जयंती मना रहे हैं उसके उद्देश्य जनता तक विचार को पहुंचाने का होना चाहिए, उसका उद्देश्य लोगों का कल्याण होना चाहिए। लेकिन जब हम उद्देश्य से भटक करके व्यक्तिगत संबंध बनाने पे आ जाते हैं तो फिर मकसद भटक जाता है। तो ये एक महत्वपूर्ण विषय है। इसके साथ में इस बात का ध्यान रखना चाहिए, जो अक्सर आयोजन करने वाले ऐसा करते रहते हैं, जैसे मान लो नौकरी पेशा वाले कार्यक्रम कर रहे हैं तो उनके आमंत्रण नौकरी वालों को ही मिलेंगे, या अध्यापकों का कार्यक्रम है तो अपने अध्यापकों को ही पहचान पहचान करके बुलाते हैं। लेकिन जो समाज का उपेक्षित वर्ग है, अनपढ़ है, दिहाड़ी मजदूरी के करके अपना जीवन यापन करता है, उनकी कैसे सहायता की जा सकती है? तो उसके लिए मेरा एक छोटा सा सुझाव है, जब भी हम अपने महापुरुषों की जयंती मनाएं, आप जिनको आमंत्रण देते हैं उन्हें देते रहें, जिनको बुलाना चाहते हैं बुलाते रहें, लेकिन समाज के उस व्यक्ति को भी, उस परिवार को भी, समाज के उन लोगों को भी शामिल करो जिनके जीवन में किसी न किसी रूप से बाबा साहब का विचार आया। तो हमें जन सामान्य को भी बुलाना चाहिए उसी आदर सत्कार के साथ, जैसा हम अपने वरिष्ठ नागरिकों को देते हैं, समाज के जिम्मेदार लोगों को हम सम्मान देते हैं, उसी प्रकार से जो सबसे अंतिम छोर पे बैठा व्यक्ति है उसे भी हमें सम्मान के साथ बुलाना चाहिए। हम इस सम्मान को, आयोजन को जाति के दायरे से मुक्त करके मनाएं। तो आयोजनों को सीमाओं से बाहर करके जो जरूरतमंद लोग हैं, जिनके प्रति हमारे मन में करुणा है, हम कहते भी हैं, हम उनके लिए काम करते हैं, लेकिन वास्तविकता यह कि वो उपेक्षित रह जाते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि जब भी कभी आयोजन करें तो अपना मकसद तय करें कि सावित्रीबाई फुले का की जयंती मनाने का उद्देश्य क्या है, बाबा साहब की जयंती मनाने का उद्देश्य क्या है, और एक बार उद्देश्य बनने के बाद पूर्ण गंभीरता के साथ हमें भी उस मानसिकता से बाहर निकलना चाहिए जो अभी तक हमने बना कर रखी है। जब भी कभी आयोजन करें, समाज के अंतिम व्यक्ति को, जो सबसे गरीब व्यक्ति है, उसको भी उसी सम्मान के साथ निमंत्रण दे, और आप देखेंगे ऐसा करके दो काम बहुत अच्छे हुए हैं। एक तो जो व्यक्ति महापुरुषों की विचारधारा से दूर था, उसे आने का अवसर मिला, हौसला मिला। दूसरा, जो सीखने का अवसर मिला, वो बहुत जीवन को श्रेष्ठ बनाने में सहायक बनेगा, ऐसी हम कामना करते हैं। तो आयोजनों में किसी वर्ग को नहीं देखना है। जो उस व्यक्ति को कोई भी नहीं बुलाता, हम उसे बुलाना है, चाहे वो मजदूरी करने वाला है, चाहे रिक्शा पुलर है, चाहे सब्जी की ठेल लगाता है, किसी भी व्यवसाय को करता है, लेकिन इस बात का ध्यान में रखते हैं कि वो हमारा भाई है, हमारा मित्र है, हमारा सहयोगी है, समाज का बंधु है, भले उपेक्षित है। तो एक तो ये बात ध्यान रखनी है। इसके साथ साथ जिस भी महापुरुष की जयंती मनाएं,
उसके जीवन से संबंधित, उनके कार्यों से संबंधित लिखित दस्तावेज भी हमें लोगों को पहुंचाना चाहिए। हर बार हर व्यक्ति नहीं आता। अगर उसके घर में कुछ पुस्तकें चली जाती हैं तो कभी न कभी किसी न किसी अवसर पर कोई न कोई जरूर पड़ता है। तो हमें प्रिंट मीडिया के लिए भी काम करना चाहिए। जिस भी महापुरुष की जयंती मनाए उसके बारे में, उनके जीवन के बारे में, उनकी फिलोसफी के बारे में छोटी छोटी पुस्तकें प्रकाशित करनी चाहिए और सबको बांटनी चाहिए। यह एक बात बीच में मैं रखना चाहूंगा, जब भी हम आयोजन करते हैं तो विचार तो देते हैं माइक के माध्यम से, लेकिन स्थायी माध्यम हमारे पास नहीं होता जिससे वो विचार उस व्यक्ति के घर में पहुंच जाए। तो हमें आयोजनों जो करने वाले लोग हैं उन्हें भी प्रशिक्षण से गुजरना चाहिए ताकि वे भी आयोजन करते हुए अपने मकसद को कभी ना भूलें और ऊंचे आदर्शों के साथ हमें काम करना चाहिए। तो आयोजन समाज को जानकारी देते हैं, आयोजन समाज को एकजुट बनाते हैं, आयोजनों से समाज का मनोबल ऊंचा उठता है, आयोजनों के प्रभाव से हम अनेकों जानकारियों को समझ पाते हैं। तो ये सब बातें जयंती के माध्यम से, महापुरुषों की जयंतियां मनाने से ही संभव हो पाई। कल्पना करके देखो, अगर कोई व्यक्ति बाबा साहब की जयंती मनाने वाला नहीं होता तो क्या आज लाखों लाखों जयंतियां मन रही हैं, क्या वो मन पाती? हमें शेष महापुरुषों की जयंतियों को भी इसी प्रकार से मनाना चाहिए। यद्यपि बहुत सारे महापुरुष ऐसे जो जिनकी थोड़ी सी बातें अच्छी हैं बाकी अच्छी नहीं है, तो जितनी अच्छी हैं हमें उन्हीं अच्छी बातों को अलग करके देखना चाहिए। तो ये जो मैंने कहा है कि जयंती या महापुरुषों का जन्मोत्सव या सामाजिक आयोजन करते हुए हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? एक विशेष बात का ध्यान और रखना चाहिए कि अनेकों लोग वक्ता के रूप में अपना नाम प्रपोज करते हैं, एक अनावश्यक दबाव आने लगता है। अच्छा ये रहे कि हम आयोजन के लिए पहले से ही निर्धारित वक्ताओं के नाम की घोषणा कर दें और बता दें कि आज के कार्यक्रम में यही लोग वक्ता के तौर पर आ रहे हैं। इसके अतिरिक्त किसी और को अवसर नहीं मिलेगा, क्योंकि अधिकांश लोग बोलने के लिए लालायित हो जाते हैं। मौका मिला तो अच्छी बात, नहीं मिला तो नाराजगी हो जाती है। इस प्रकार से हम दुराग्रह में फंस जाते हैं। अपनी कमजोरी के कारण आयोजन का भी मकसद हम ठीक से नहीं बना पाते हैं। तो ये आयोजन जो है ये लगातार होते रहने चाहिए, नियमित होने चाहिए, थोड़े थोड़े अंतराल के साथ होने चाहिए। इसके साथ जैसे आजकल हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं वह बौद्ध समाज निर्माण, हमें बौद्ध समाज निर्माण के लिए भी आयोजन करने की आवश्यकता पड़ेगी। तो मैं इस विषय को थोड़ा सा और स्पष्ट करते हुए बताना चाहूंगा। अलवर में हमने प्रत्येक पूर्णिमा के दिन को निश्चित किया है कि उस दिन सभी परिजन इकट्ठे हों जो बौद्ध लोग हैं। जो भी बौद्ध लोग हैं हम उनको इकट्ठा करके एक आयोजन करें, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करें, सामूहिक वंदना करें, तो उन्हें धम्म भी सीखने का अवसर मिलेगा। एक साथ बैठने से पता भी लगेगा कि हम अकेले नहीं और भी बौद्ध हैं। तो हमें धम्म की स्थापना के लिए, बौद्ध परिवारों को इकट्ठा करने के लिए इस प्रकार के आयोजन करने चाहिए। अभी आगरा में भी हमने हर माह का दूसरा रविवार तय किया है कि उस दिन आगरा के जितने भी बौद्ध लोग हैं
चाहे वो गांव में है चाहे शहर में है, उन सबको भी हम आमंत्रण दे रहे हैं। 12 जनवरी को आगरा में बौद्ध समाज का एक कार्यक्रम रखा है। ऐसे ही हमने सभी को कहा है कि आप भी अपने अपने राज्य में भी एक क्षेत्र के अंदर इस प्रकार का आयोजन करें और जो भी भूले बिसरे बौद्ध लोग हैं उनको इकट्ठा करके समझाने का काम करें। तो ये आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है, विचार को प्रसाद करने के लिए, लोगों में स्वाभिमान पैदा करने के लिए, एक उत्साह भी पैदा होता है कि मेरे पीछे भी कोई खड़ा है, मेरी बात भी कोई सुनने वाला है। तो इस प्रकार से हम सामाजिक आयोजनों के माध्यम से, धार्मिक आयोजनों के माध्यम से बौद्ध समाज के निर्माण को गति देने का काम कर सकते हैं। आने वाले समय में अभी 5-6 दिन के बाद ही जनवरी का महीना शुरू होगा, फिर नए वर्ष के लिए नए दौर की परंपराएं ये सब आएंगी। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि हर सामाजिक आयोजन समाज को कुछ न कुछ देता है। हम महापुरुषों की विचारधारा से रूबरू होते हैं, महापुरुषों के योगदान को समझकर समझाने का काम करते हैं। तो ये सारे कार्यक्रम व्यापकता में होने चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोग लाभान्वित हो ऐसे होने चाहिए, एक रेगुलर इंटरवल में होने चाहिए। और अंत में इतना जरूर कहूंगा, हर कार्यक्रम का एक उद्देश्य निश्चित होना चाहिए कि पिछले वर्ष हमने जयंती मनाई तो ये लक्ष्य तय किए थे, तो उसमें कितने कर पाए कितने नहीं कर पाए। इस वर्ष भी हम कुछ लक्ष्य तय करें, जितने भी लोग आएंगे हम लक्ष्य तय करें कि जो हमारे महापुरुष उनकी जयंती मनाते हुए हमें किस प्रकार से कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से विचार और आगे बढ़ेगा, अधिकांश लोग इसमें शामिल होने लगेंगे और लोग समझने लगेंगे। तो बस ज्यादा विस्तार से बात ना करते हुए मैं अपनी बात को विराम देता हूं। आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, आप सबका मंगल हो। साथ साथ